स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रुद्र सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका स्नेह और प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे, हम यही आशा करते हैं। आइए आज भारतीय अर्थव्यवस्था के इस लेक्चर में हम काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती है। एक बेरोजगारी, एक निर्धनता। तो ये आज़ाद भारत की शुरू से ही ये चुनौतियां हैं दोनों, और आज भी भारत के सम्मुख ये सबसे बड़ी समस्या और चुनौती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको केवल और केवल फैक्ट देना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अंततोगत्वा आपको मुख्य परीक्षा देनी है। किताबें पढ़िए, फैक्ट अपनी जगह, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि तैयारी मुख्य परीक्षा की होती है। प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन तो अपने आप निकल आएंगे, तो तैयारी करनी है तो मुख्य परीक्षा कीजिए, यानी कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, डिटेल पढ़िए, साथ साथ फैक्ट को किनारे पढ़ते रहिए, ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी जब कंप्लीट हो उसी क्षण आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कंप्लीट करें उसके बाद मुख्य, ऐसी तैयारी नहीं होती। तो आइए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, जिसका नाम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया की अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी कब कही जाती है कि बेरोजगारी व्याप्त है? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। यानी अगर कोई एक व्यक्ति है, वो काम, उसके पास स्किल है, लेकिन वो काम 300 रुपये, अगर उस काम को करने के लिए उसको 300 रुपये मिलने हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं 300 रुपये, यानी 300 रुपये का काम वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उस वहाँ पे वो बेरोजगार है, यानी बेरोजगारी व्याप्त है। यहाँ देख लेते हैं श्रम बल संख्या। श्रम बल संख्या में वे लोग आते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। यानी 15 से 59 वर्ष कौन कौन लोग बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। इसमें श्रम बल पहले जरूरी है पॉइंट, इसलिए मैंने आपको बताया 15 से 59 वर्ष के लोग, भारत की मैं बात करूं तो ये श्रम बल संख्या में आते हैं। एक चार्ट देखते हैं। एक व्यक्ति है ए, जिसकी उम्र 23 साल है, उसके दादाजी की उम्र 70 साल है, उसकी दादी की उम्र 65 वर्ष है, माँ गृहिणी है जो कि 47 वर्ष की है, बहन 8 वर्ष की है और भाई 12 वर्ष का है। तो कौन इसमें, इस पूरे परिवार में कौन बेरोजगार नहीं कहा जाएगा? तो देखिए, दादाजी दादी, ये दोनों, इन दोनों लोगों की उम्र 59 वर्ष यानी 59 ईयर्स से ऊपर है, ये दोनों बेरोजगार नहीं है। फिर बहन और भाई 8 वर्ष और 12 वर्ष के हैं, ये 15 वर्ष से कम है, ये भी बेरोजगार नहीं है। माँ गृहिणी, ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था में गृहिणी का कोई योगदान नहीं माना जाता, इसे अर्थव्यवस्था की विडंबना कहिए या जो कहिए, इस पे भी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो गृहिणी यानी माँ भी बेरोजगार नहीं मानी जाएगी। यानी ए जो कि 23 साल का है और प्रचलित मजदूरी दर पर वो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिला है, वह बेरोजगार माना जाएगा। क्लियर हो गए आप लोग? बेरोजगार कौन होगा, कौन है भारत में, बेरोजगारी कब व्याप्त कही जाएगी? आगे देखते हैं। भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी यानी सीजनल और डिसगाइज्ड यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी व्याप्त होती है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रच्छन्न बेरोजगारी की पूरी चर्चा की थी। अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए एक बार। जबकि नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी एक काम में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना, ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी उनकी कुल उत्पादकता शून्य होती है। मौसमी बेरोजगारी कब कही जाएगी? जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार तो प्राप्त नहीं कर पाते, यानी इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में व्याप्त होती है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कृषि ले लीजिए, तो उसमें लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरीके से कृषि की प्रच्छन्न बेरोजगारी के अलावा एक दूसरी बड़ी समस्या है मौसमी बेरोजगारी। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी जो कि नगरों में किस रूप में व्याप्त है कृषि के अतिरिक्त, तो वो ये है जैसे प्लम्बर। तो सीजन में जब प्लम्बर का सीजन, जैसे बरसात चल रहा हो, तो अब बरसात के मौसम में प्लम्बर का बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बारिश में कौन बुलाएगा। तो अब वो 3-4 महीने क्या होते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो उनको भी मौसमी बेरोजगारी उनमें भी व्याप्त कही जाएगी। आगे अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे बेरोजगारी बेरोजगारी एक बड़ा सामाजिक अव्यय है। इसमें जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, इससे आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। इसके अलावा युवाओं में निराशा और हताशा की भावना बढ़ती है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, यानी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, मंदी में चली गई, यानी बेरोजगारों की संख्या बढ़ी तो अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही है। जैसा कि वर्तमान समय में आप कोरोना वायरस की इस नोवेल कोरोना वायरस की परिस्थितियों में पूरी दुनिया में देख सकते हैं। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। बेरोजगारी लोगों को अनावश्यक रूप से दायित्व बना देती है, किस पर, अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बना देती है, दायित्व बना देती है। तो इस तरीके से ये शिक्षित बेरोजगारी समझ लीजिए, यानी जो नगरों में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं है, डिग्रियां लोगों के पास है लेकिन रोजगार नहीं है, सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है तो 2 लाख 10 लाख फॉर्म आ रहे हैं तो 200 250 वैकेंसी आ रही है। तो इस तरीके से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आगे है सांख्यिकीय रूप में बेरोजगारी। सांख्यिकीय रूप में भारत में बेरोजगारी दर निम्न है। ये क्या है, बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में, नियोजित मतलब प्लान्ड लोगों में की जाती है। ठीक है, वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए यह पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना चाहते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वो किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। यानी सांख्यिकी नंबर के रूप में बेरोजगारी देखी जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा व्याप्त है। क्यों? क्योंकि कहने को तो ऐसा लग रहा है कि हर गरीब या हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन क्या वो उस काम की गुणवत्ता पा रहा है? क्या उस काम में उसको वाजिब आमदनी मिल रही है? क्या गुणवत्तापूर्ण आमदनी मिल रही है? जैसे गरीब लोग ही हैं, उनको जो भी, एक गरीब को देखिए, उसके पास भले कोई स्किल हो लेकिन जो भी काम मिले, 2 पैसे 4 पैसे का, 50 रुपये 100 रुपये, वो सब काम कर लेता है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पास रोजगार है, अरे वे बेरोजगार की श्रेणी में ही आएगा। और यही हमारे देश, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है। आगे देखते हैं कि सांख्यिकी के रूप में बेरोजगारी हो गई। आगे देखते हैं, क्या केवल बेरोजगारी दूर करके गरीबी दूर की जा सकती है? नहीं, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि काम की गुणवत्ता और आय भी बढ़ानी होगी ताकि व्यक्ति यानी परिवार शिक्षा व चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकता से दूर न हो सके। क्यों? क्योंकि अगर काम की गुणवत्ता ही नहीं बढ़ाएंगे, अगर बेरोजगारी दूर कर दिया, किसी को पैसा दे दिया, वो महीने का 20,000 कमा रहा है लेकिन चिकित्सा उसके पास उपलब्ध नहीं है, कोई बीमारी हो जाए तो खर्च, पता चले कि 20,000 में वो कैसे कैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा है, कोई बीमारी हो गई तो वो इलाज ही नहीं करा सका, तो फिर ये रोजगार किस तरह का रोजगार है? तो मूलभूत आवश्यकता से दूर न हो सके। भारत के वे राज्य जो अपनी जनसंख्या को उच्च स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाते, अभी भी गरीबी का दंश झेल रहे हैं। अगला पॉइंट है, कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन सकते हैं, लोग कैसे योगदान दे सकते हैं, ठीक, अपने अर्थव्यवस्था में। तो ये देखिए, एक गांव जिसमें अनेक परिवार रहते थे। पहले देखिए दाहिने साइड ऊपर से, एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। लड़का कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौटा। मान लीजिए उसने एग्रो इंजीनियरिंग की, फिर अपनी विशेषता से उसने गांव में उपज में वृद्धि कर दी। इस तरह एग्रो इंजीनियरिंग का नया काम गांव में सृजित हुआ। इससे प्रेरित होकर गांव की पंचायत ने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए एक स्कूल खोला। सरकार की मदद से, सरकार के पास भाई उसने अपना कागज भेजा। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस तरीके से एक व्यक्ति को तो क्या हुआ, रोजगार मिला। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद एक अन्य परिवार ने अपने बेटी को सिलाई का प्रशिक्षण दिया। इससे गांव में बेहतर ढंग से कपड़ा सिलना शुरू हुआ। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ गांव में। किसानों को कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में, यानी दूर शहर जाने में समय भी बचने लगा। इस तरह किसान ज़्यादा समय तक खेतों में काम करने लगे, इसलिए उपज बढ़ गई। इस तरह बाजार में ज़्यादा उत्पादन पहुंचने लगा और किसानों की आय बढ़ गई। किसान की आय बढ़ेगी तो देश की आय बढ़ेगी, यानी वो अर्थव्यवस्था में एक परिसंपत्ति का काम करेंगे। तो इस तरह की भावनाएं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां क्या है, सोच क्या है, ये सोच बच्चों की भी है, ये सोच विद्यार्थियों और ये सोच सबसे बड़ी गार्जियंस की है। क्या? खासकर
जो थोड़े पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्र या थोड़े पढ़े लिखे कम शहरी क्षेत्रों के गार्जियन हैं। अब उसमें क्या हो जाता है कि बच्चा पढ़ लिया, बच्चा अगर ये चाह रहा है कि वो अपने क्षेत्र में आकर कुछ योगदान दे, तो ये चीज़ स्वीकार्य नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि वो न चाहते हुए भी बिना मन के बड़े शहर में काम कर रहा है, यानी अपना पूरा स्किल वहाँ नहीं दे पाता। जबकि वो अपने क्षेत्र में आए तो ज़्यादा स्किल वो दे पाएगा, ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, भले 2 पैसे की कम आमदनी हो उसकी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वो अपने अपने काम से वो अन्य लोगों की गुणवत्ता बढ़ाएगा। इस तरह धीरे धीरे एक कड़ी जुड़ेगी और प्रोडक्टिविटी उस शहर या उस गांव की बढ़ेगी, तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी और इस तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास खुद ब खुद होने लगेगा। आगे देखते हैं कि ये हो गया बेरोजगारी। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको बेरोजगारी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगला टॉपिक है निर्धनता। निर्धनता भी एक चुनौती है, स्वतंत्र भारत के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती। हम अपने चारों ओर निर्धनता देख सकते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। मैंने आंकड़े भी आपको बताए थे कि लगभग 38 करोड़ लोग भारत में क्या है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट, भारत में लगभग 38 करोड़ लोग गरीब है, जबकि पूरी दुनिया में लगभग 130 करोड़ लोग गरीब हैं। तेंदुलकर समिति ने देश में 37.2% लोगों को गरीब माना है, जबकि योजना आयोग ने 21.92% 92% लोगों को। ये देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये फैक्ट याद रखना चाहिए। ये आगे देखते हैं निर्धनता से संबंध मुद्दे। कब निर्धन कही जाएगी कि कब कोई व्यक्ति निर्धन है या निर्धनता व्याप्त है? जब भूखमरी हो, जब किसी के पास आश्रय न हो, खाने के लिए भोजन न हो, जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेज पाने में असमर्थ हों, जब उनके पास इलाज कराने का अभाव, अच्छा इलाज उपलब्ध न हो, स्वच्छ जल न हो, उनके पास पीने के लिए स्वच्छ जल न हो, सफाई सुविधाओं का अभाव हो, नियमित रोजगार न हो, असहायता की भावना से वो जी रहे हो, यानी बिल्कुल वो उनकी सिक्योरिटी ना हो उनके लाइफ की। इनमें से कोई भी एक परिस्थिति भी अगर है, यानी निर्धनता अमुक व्यक्ति या अमुक परिवार में व्याप्त है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए। कभी भी प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यूपीएससी में डीप कूट बना के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल में भी ऐसे प्रश्नों की भरमार रहती है। यानी निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। यानी ये जो हमारी सोच है, थिंकिंग है, इस थिंकिंग से, इस नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त होगा। आज पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल है और पंचायती राज दिवस है। गांधी जी की सोच 1959 में नरौरा, राजस्थान के नरौरा में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसी समय आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। जबकि संविधान के अनुसार, यानी ये संवैधानिक नहीं था, संविधान के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये पंचायती राज की एक भूमिका रही, इसके बारे में अलग से टॉपिक भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे देश की समस्या क्या है? हमारे देश की यही समस्या है कि अगर आप अपने ही देख लीजिए, आपके मित्रों में या खानदान में कोई अगर थोड़ा कम पैसे वाला है तो आप उसको कम तवज्जो देंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा पैसे वाला है तो आप उसको ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे, कम पैसे वाले को ज़्यादा वैल्यू ही नहीं देंगे, कटना चाहेंगे उससे। यही चीज़ है, क्यों? क्योंकि आपका सम्मान गिरने लगेगा उसमें। आगे देखते हैं, इसी सोच को बदलने की गांधी जी लगातार बात किया करते थे। अब सामाजिक अपवर्जन, तो ये सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन, इसे ही कहते हैं निषेध, यानी निकाल देना। यही तो निर्धनता की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, एक बड़ा मकान, यानी हर बंबई में, किसी भी दुनिया के देश में चले जाइए, हम भारत की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारत में एक तरफ बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें और उसके ठीक दूसरी तरफ
बस्तियां हैं, झोपड़ियां हैं, निर्धन रह रहे हैं। ये निर्धन उन बड़ी बस्तियों में यानी उन बड़े मकानों में ही काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यही तो है सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन, यानी उनको क्या किया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण भी है और एक परिणाम भी है। निकृष्ट मतलब होता है भद्दा, तुच्छहीन, तो कारण भी है और परिणाम भी है। यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है जबकि अमीर और अमीर होता जा रहा है। अगर आप गरीब हैं तो आपके गरीब होने की यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अमीर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। यानी गरीबी खुद में एक अभिशाप बन जाती है। इसके बाद देखिए, भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। यानी कुछ जातियों को तो मान लिया गया कि वो उनका जन्म ही गरीबी में हुआ है, वो गरीबी में मर जाएंगे। यही सोच आज भी व्याप्त है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों को आय ही बहुत कम नहीं करता, लोगों की आय, बल्कि यह इससे भी अधिक क्षति पहुंचा सकता है। भारत में निर्धनता का आकलन किस आधार पर किया जाता है? कैलोरी के आधार पे, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पे। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा, कभी कैलोरी पूछेगा, कभी यही कैलोरी, इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पे। असुरक्षा देख लेते हैं, इनसिक्योरिटी। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। यानी अगर मेरे पास नौकरी है तो मैं सुरक्षित महसूस करूंगा, नौकरी नहीं है तो ऑलरेडी मैं असुरक्षित हो जाऊंगा, या मेरे मन में इनसिक्योरिटी फील हो जाएगी। मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होंगे, क्या खाएंगे, मैं कैसे रहूंगा। तो ये जो है, अगर आय का स्रोत ही बंद हो जाए तो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा तो अपने आप आ जाती है मन में। अगला टॉपिक है कि भारत में निर्धनता के कारण। तो निर्धनता के विभिन्न कारण है। ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, फिर पारंपरिक हस्तकारी नष्ट हो गए, जो शिल्पकार थे वो नष्ट हो गए, वस्त्र उद्योग के विकास को हतोत्साहित किया गया, रोजगार के अवसर घट गए। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या की उच्च दर, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जनसंख्या की दर है। तीसरा है अनियमित व कम आय में अधिक लोगों का लगे रहना। फिर चौथा है आय की असमानता है, भूमि वन संसाधनों का असमान वितरण। ये आपने पहले ही लेक्चर और दूसरे लेक्चर में देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिए। फिर सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक कारण भी है, धार्मिक अनुष्ठानों और विवाह इत्यादि पर आवश्यकता से अधिक दिखावे पर खर्च कर दिया जाता है। कुछ मजबूरी भी होती है, अगर न खर्च करे तो समाज में या नात रिश्तेदार मित्रों के सामने लज्जित होना पड़ता है। फिर कर्ज, विशेषकर गरीबों द्वारा। तो अत्यधिक ऋणग्रस्तता भी, एक बार व्यक्ति ऋण से ग्रस्त हो जाए तो वो जिंदगी भर धीरे धीरे वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ये भी भारत में निर्धनता का एक चरित्र है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने लगातार बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, कदम उठा भी रही है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 मनरेगा है। इसके अलावा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 15 दिन के अंदर आवेदक को रोजगार न उपलब्ध कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। इसके अलावा 2004 में योजना आई थी, ध्यान रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आई। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में बैंक ऋण से संबंधित है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आई थी, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल और विद्युतीकरण से ये संबंधित है। वर्तमान में मनरेगा में महिलाओं की भूमिका लगभग 53% हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने बेरोजगारी और निर्धनता पे चर्चा की। कल हमारा अगला टॉपिक रहेगा निर्धनता के लिए एक महायुद्ध, खाद्य सुरक्षा। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। दोस्तों निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, नमस्कार।